राहुल गांधी का नाम तो उन्होंने लिया, लेकिन अखिलेश यादव का नाम उन्होंने वहां पर भी नहीं लिया। अब यहाँ पर भी देखें, डिंपल यादव को लेकर तमाम बीजेपी की जो महिला नेता है उन जब लोकसभा का चुनाव था तो उस दौरान मैनपुरी से चर्चा थी कि आप अपर्णा यादव को चुनाव बीजेपी लड़ा सकती है, लेकिन उन्होंने खुलकर कह दिया था कि परिवार के खिलाफ नहीं लड़ूंगी। ऐसा 27 में हुआ कि परिवार के खिलाफ टिकट दिया, तब क्या एक तरफ समाजवादी पार्टी डिंपल यादव को मजबूत महिला चेहरा मान चुकी है, हर मौके पर डिंपल यादव को आगे किया जाता है। डिंपल यादव न सिर्फ चेहरा है बल्कि सपा का एक ऐसा महिला चेहरा है जो ये साबित करती हैं कि कोई भी आपदा हो या कोई भी मौका हो, उस मौके पर महिलाओं की ताकत क्या है, महिलाएं उस मौके को कैसे संभाल सकती हैं, उस आपदा से कैसे लड़ सकती हैं। इस बीच में डिंपल यादव का चेहरा मुखरता के साथ देखा गया। लेकिन क्या भारतीय जनता पार्टी में अपर्णा यादव बीजेपी नेत्रियों में कोई मजबूत चेहरा नहीं? क्या अपर्णा यादव जब से भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुई हैं, क्या किसी पद या किसी बड़ी जिम्मेदारी के लायक नहीं बन पाई हैं? अब जब डिंपल यादव के जरिए समाजवादी पार्टी ने हर महिलाओं को 40,000 रुपए देने का दावा किया है, तो वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी की नेत्रियों ने जिस तरह से पलटवार किया है, इस पलटवार में क्यों अपर्णा यादव का नाम शामिल नहीं? क्या परिवार से अभी भी जुड़ी हुई है अपर्णा यादव, या फिर बीजेपी में वो कद, वो पद, वो मजबूती अब तक नहीं मिल पाई है कि इस बड़े मुद्दे पर, महिलाओं के मुद्दे पर, यहाँ तक कि खुद उत्तर प्रदेश में महिला आयोग की उपाध्यक्ष हैं, उन्हें मौका तक नहीं दिया जाता है कि महिलाओं के मुद्दे पर मजबूती के साथ अपना पक्ष रख सके। इसी में तमाम सवाल जुड़ जाते हैं महिलाओं के मुद्दों के साथ कि उत्तर प्रदेश में अब क्या कुछ होगा बीजेपी की तरफ से और समाजवादी पार्टी की तरफ से, और क्या जिस नारी शक्ति की बात की जाती है, जिस आधी आबादी की बात की जाती है, ये आधी आबादी किसका साथ देगा? तमाम सवाल है, चर्चा करेंगे वरिष्ठ सहयोगी अमन जी के साथ। सर, जिस तरह से बीजेपी ऐलान महिलाओं के लिए करती है, वहीं समाजवादी पार्टी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और खुलकर डिंपल यादव को आगे किया गया और डिंपल यादव ने ऐलान किया कि उनकी स्त्री सम्मान समृद्धि योजना के तहत हर महिलाओं को 40,000 रुपए दिए जाएंगे सालाना। लेकिन इस योजना का ऐलान किया जाता है महिलाओं को सहायता प्रदान करने के लिए, आर्थिक रूप से मजबूत बनाने के लिए, वहीं दूसरी तरफ से इसी योजना पर पलटवार बीजेपी नेत्रियां करती हुई नजर आती हैं। क्या कुछ वो समाजवादी पार्टी पर आरोप नहीं लगाती हैं कि समाजवादी पार्टी के कार्यकाल में महिलाएं असुरक्षित रही हैं, महिलाओं के साथ क्या कुछ घटा है? खुद ही कहती हैं कि डिंपल यादव का अपमान हुआ है, अखिलेश यादव कुछ नहीं बोल पाए हैं। लेकिन ये बीजेपी नेत्रियां जिस तरह से बोल रही हैं, क्या नहीं लगता है कि बीजेपी की जब से सरकार उत्तर प्रदेश में, सबसे ज्यादा क्राइम उत्तर प्रदेश में महिलाओं को लेकर हुए हैं? देखिए, बिल्कुल जाहिर बात है, अब राजनीतिक माहौल उत्तर प्रदेश में लगातार बनता हुआ दिखाई पड़ता है। चाहे बीजेपी की बात करें, समाजवादी पार्टी की बात करें, बीएसपी की बात करें, लगभग सभी दल जो हैं वो अपनी अपनी रणनीति बनाने में जुटे हुए हैं। और ऐसे में इस तरह का बयान आना और उसको डिंपल यादव के द्वारा ये कहा जाना कि भाई अगर प्रदेश में सरकार बनती है तो स्त्री सम्मान समृद्धि योजना के तहत महिलाओं को 40,000 रुपए सालाना मिलेंगे, और वो ये भी कहती है कि ये तो अभी शुरुआत है, इसके बाद में इस रकम को शायद बढ़ाया भी जा सकता है। तो ऐसे में पॉलिटिकल तौर पर पीडीए की बात करती हैं कि महिलाओं की जो आधी आबादी कही जाती है वो भी पीडीए के तहत समाजवादी पार्टी से जुड़ रही है, और तमाम तरह की चीजों को यहाँ पर जो डिंपल यादव है वो सामने रखते हुए दिखाई पड़ती है। यानी एक तरीके से निशाना जो है डिंपल यादव ने महिलाओं को लेकर यहाँ पर जिस तरह से साधा है, जिस तरह से उनको अपनी तरफ लाने का प्रयास किया है और ये बताने का प्रयास किया है कि भाई समाजवादी पार्टी जिस तरीके से योजनाएं बना रही है, अगर वो सत्ता में आती है तो महिलाओं के लिए खासा ध्यान दिया जाएगा। अब ऐसे में जब वो बयान दे रही थी तो उनके साथ मंच पर इकरा हसन मौजूद थी, प्रिया सरोज मौजूद थी, नसीम सोलंकी थी, सीमा राजभर थी, इसके अलावा भी तमाम सारे और भी महिला नेता वहां पर दिखाई पड़े।
पड़ी, जिससे संदेश दिया गया कि देखिए हम महिलाओं के हाथों में बागडोर देना चाहते हैं, महिलाओं को जो है जिम्मेदारी देना चाहते हैं और इसीलिए डिंपल यादव ने इस योजना का शुभारंभ किया कहकर कि भाई स्त्री सम्मान समृद्धि योजना से वो महिलाओं को ताकतवर बनाना चाहती है, महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना चाहती है। इस तरह की बात को डिंपल यादव यहाँ पर कहती हुई दिखाई पड़ी। लेकिन मूलतः जो बात शुरुआत में आपने कही कि बीजेपी की तरफ से पलटवार तो हुआ, इसमें कई सारी महिला नेता निकलकर सामने आए। अगर तीन चार का नाम पढ़े तो इसमें शालिनी यादव का नाम आया, ऋचा राजपूत ने पलटवार किया, पूजा पाल ने पलटवार किया, गुलाब देवी ने पलटवार किया। लेकिन जो बात आपने कही, अपर्णा यादव का नाम इसमें भी शामिल नहीं है। सर, अपर्णा यादव से पहले पूजा पाल को लेकर चर्चा कर लेते हैं। सपा का हिस्सा थी, फिर बीजेपी में आती हैं और फिर योगी आदित्यनाथ की तारीफ करती हैं बतौर मुख्यमंत्री, और खुद पूजा पाल ये कहती हैं कि जो सम्मान उनके पति को मरने के बाद बीजेपी में मिल रहा है, वो सम्मान समाजवादी पार्टी में नहीं मिला, उनका साथ नहीं दिया गया। लेकिन पूजा पाल जब बीजेपी में आई, इसके बाद कैबिनेट का विस्तार हुआ, कई बड़े चेहरे जिसमें मनोज पांडे हैं जो सपा से विधायक थे, बीजेपी में जाते हैं, मंत्रिमंडल में शामिल हो जाते हैं। दारा सिंह चौहान हैं, बीजेपी में जाते हैं, वो मंत्रिमंडल का हिस्सा बन जाते हैं। नितिन अग्रवाल है, बीजेपी में जाते हैं, सपा से मंत्रिमंडल का हिस्सा बन जाते हैं। लेकिन पूजा पाल में ऐसी क्या कमी नजर आई कि बीजेपी में गई, कई बड़े आरोप सपा पे लगाए, लेकिन कैबिनेट में हिस्सा नहीं बन पाती है। बिल्कुल, और ये भी देखा गया कि उनका नाम लगभग ये चर्चाओं में था कि उनको मंत्री पद मिलने वाला है, लेकिन जब अंतिम सूची सामने आती है उसमें पूजा पाल का नाम सामने नहीं होता है, तो बिल्कुल निराशा उनको भी और उनके तमाम समर्थकों की भी हुई। लेकिन यहाँ पर जिस तरह की बयानबाजी अब वो करती हुई दिखाई पड़ रही है, क्या अपने कद को बीजेपी के अंदर मजबूत करना चाहती है, इसलिए इस तरह की बयानबाजी यहाँ पर करती हुई दिखाई पड़ती है। लेकिन मैं जिस तरह की बात कर रहा था, जब आपने उस समय जो सवाल अपना रखा, उससे पहले मैं कहता अपर्णा यादव को लेकर, देखिए अपर्णा यादव जाहिर बात है इस समय हर एक मुद्दे पर अपनी राय, अपनी जो बात है वो रखती हुई दिखाई पड़ती है। कभी राहुल गांधी के ऊपर निशाना साधती है, कभी पंकज चौधरी जो बीजेपी अध्यक्ष हैं उत्तर प्रदेश के, उनसे मुलाकात करती हैं। तो इस तरह की लगातार चीजें वो करती हुई दिखाई देती हैं। लेकिन जब इतने महत्वपूर्ण मुद्दे पर जब डिंपल यादव इतनी बड़ी बात कहती हैं कि अगर उनकी सरकार बनती है तो 40,000 रुपए सालाना महिलाओं को दिए जाएंगे, और उसके ऊपर बीजेपी की तरफ से 3-4 महिला नेताओं के बयान तो आए, लेकिन अपर्णा यादव यहाँ पर कोई बयान देती हुई दिखाई नहीं पड़ी। तो क्या ये माना जाए कि अभी भी पारिवारिक तौर पर वो अपने बयानों को बहुत सोच समझ कर देंगी, अपनी बातों को बहुत तोलमोल कर रखेंगी, क्योंकि अगर एक भी बात ऐसी गई तो परिवार में बिखराव आ सकता है। क्या ये सोचकर अपर्णा यादव यहाँ पर नहीं बोल रही? क्योंकि अपर्णा यादव जब जंतर मंतर पर जिस तरह से छात्रों ने पूरा प्रोटेस्ट किया और जिस तरह विपक्ष की भूमिका रही, उसको लेकर भी लगातार सवाल खड़े करते हुए दिखाई पड़ी। बाकायदा राहुल गांधी का नाम तो उन्होंने लिया, लेकिन अखिलेश यादव का नाम उन्होंने वहां पर भी नहीं लिया। अब यहाँ पर भी देखें, डिंपल यादव को लेकर तमाम बीजेपी की जो महिला नेता हैं उनको घेरती हुई दिखाई पड़ी कि भाई समाजवादी पार्टी सरकार में महिलाओं की इज्जत नहीं होती, उनको वो मान सम्मान नहीं मिलता और तमाम तरह का क्राइम रेट बढ़ता हुआ दिखाई पड़ता है। ये तमाम बातें तो कहती है, लेकिन एनसीआरबी का जो डाटा है वो ये बताता है कि उत्तर प्रदेश में महिलाओं के साथ जो अपराध हो रहे हैं वो देश भर में सबसे अधिक है। इस बात के ऊपर इनमें से कोई भी बात करता हुआ दिखाई नहीं पड़ता। हालांकि ये जो डाटा है 2023 का डाटा दिखाई पड़ता है, लेकिन उसके बावजूद भी इन पे कोई बीजेपी की महिला नेता बात नहीं करती। अब ऐसे में अपर्णा यादव को लेकर चर्चा हम लोग कर रहे हैं, क्या आने वाले दिनों में इस पूरे के पूरे बयान को लेकर वो अपना जो है यहाँ पर ओपिनियन रखती हुई दिखाई पड़ेंगी, क्योंकि वो भी इस वक्त काफी एक्टिव मोड में दिखाई पड़ रही है। बिल्कुल। अब जो पूजा पाल का जिक्र किया था सर मैंने, वो महिला सम्मान के साथ ही किया था कि बीजेपी में आई तो सही, लेकिन पुरुष प्रधान के आगे महिला सम्मान कहीं ना कहीं गायब हो जाता है। लेकिन इस बीच में अपर्णा यादव से भी जोड़ा जा रहा है पूजा पाल को, कि पूजा पाल भी सपा से बीजेपी में आई, अपर्णा यादव भी सपा से बीजेपी में आई, लेकिन पूजा पाल मुखरता के साथ बोल रही हैं, अपर्णा यादव नहीं बोलती हैं। तो यही कारण नजर आता है कि क्या परिवार से जुड़ाव है या बीजेपी उन्हें आगे मौका नहीं दे रही है? हर मुद्दे पर बोलती हैं अपर्णा यादव। आप देखिए, जब राम मंदिर में चोरी का मामला सामने आया, चंदा चोरी का मामला है, उसमें भी उन्होंने अपनी बात रखी। इसके बाद जब वो रायबरेली पहुंचती है, वहां जाकर लगातार अपनी राय रखती हुई दिखाई पड़ी और तमाम मुद्दों के ऊपर बेबाक तरीके से अपर्णा
अपर्णा यादव बोलती हुई दिखाई पड़ती है। अब क्योंकि राजनीतिक माहौल जो है वो काफी ज्यादा जो उत्तर प्रदेश में वो बनता हुआ दिखाई पड़ता, तो ऐसे में अपर्णा यादव इस मुद्दे पर अगर बोलती तो शायद उनको और बेहतर तरीके से बीजेपी में जो देखा जाता, सुना जाता। लेकिन जिस तरह से उन्होंने इस मुद्दे पर अभी तक कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है, तो क्या पारिवारिक कारणों की वजह से उन्होंने यहाँ पर नहीं बोला है? क्योंकि कई दफा इस बात की चर्चा हुई है कि आखिर वो डायरेक्टली नाम लेकर कोई बयान क्यों नहीं देती, गोलमोल बात करती हुई नजर आती है। तो क्या अब इसके बाद वो भी यहाँ पर कोई बड़ा बयान देती हुई दिखाई पड़ेंगी, क्योंकि राजनीतिक तौर पर अब अपने आप को मजबूत करना चाहती हैं। बीजेपी में अच्छा खासा उनका अब दखल भी हुआ है, लेकिन क्या वो पूजा पाल की तरह अभी भी पुरजोर तरीके से अपनी बातों को रखने से बचने का प्रयास कर रही हैं? सर, जब लोकसभा का चुनाव था तो उस दौरान मैनपुरी से चर्चा थी कि आप अपर्णा यादव को चुनाव बीजेपी लड़ा सकती है, लेकिन उन्होंने खुलकर कह दिया था कि परिवार के खिलाफ नहीं लड़ूंगी। ऐसा 27 में हुआ कि परिवार के खिलाफ टिकट दिया, तब क्या करेंगे अपर्णा यादव? इस बात को लेकर तमाम बार चर्चा चली है, तमाम बार इस बात को लेकर जो है कई बार बहस भी होती हुई नजर आई है कि आखिर अपर्णा यादव को अभी तक बीजेपी ने कोई बड़ा मौका क्यों नहीं दिया है, अब तक कोई चुनाव क्यों नहीं लड़ी, किसी बड़े पद पर क्यों नहीं है। अभी जब नई टीम बनाई नितिन नवीन ने, उसमें भी कहीं शामिल वो दिखाई नहीं पड़ी। तो कुल मिलाकर ये कहा जा रहा है कि बीजेपी के अंदर इतने बड़े बदलाव हो रहे हैं। नितिन नवीन अध्यक्ष बन गए, उनको भी लेकर कोई संभावना नहीं थी कि वो अध्यक्ष बन सकते हैं, लेकिन वो अध्यक्ष बने। उसके बाद जब नितिन नवीन ने अपनी अध्यक्ष बनने के बाद जो अपनी टीम बनाई, उसमें भी अपर्णा यादव कहीं शामिल दिखाई नहीं पड़ी। हालांकि स्मृति ईरानी जैसे चेहरे की उसमें जगह दिखाई पड़ी, लेकिन अपर्णा यादव के बारे में कोई चर्चा नहीं हुई। तो इन तमाम चीजों को देखें तो ऐसा लगता है कि क्या वाकई में अपर्णा यादव को लेकर बीजेपी बहुत गंभीर है, या फिर यूं ही बस वो पार्टी के साथ चलती हुई दिखाई पड़ रही, क्योंकि 27 में उनके टिकट को लेकर भी अभी भी जो है असमंजस की स्थिति बनी हुई है कि क्या चुनाव लड़ेंगी, क्या पॉलिटिक्स में प्रॉपर तरीके से उतरेंगी, या सिर्फ बयानबाजियों तक ही वो सीमित होकर रह जाएंगी। बिल्कुल, अब यही देखना होगा कि महिलाओं के सम्मान की बात तो की जाती है, लेकिन महिलाओं के सम्मान या उनसे जुड़े अपराध को देखा जाए तो उत्तर प्रदेश सबसे पहले नंबर पर आता है। पहला नंबर उत्तर प्रदेश का है, और सवाल कई खड़े होते हैं कि बीजेपी से सामने आए कुलदीप सिंह सेंगर एक बड़ा चेहरा है, जिन पर बड़े आरोप लगे हैं। उत्तर प्रदेश में कई ऐसे दुष्कर्म के मामले सामने हैं जो बीजेपी सरकार में हुए हैं। कई ऐसे मामले सामने आए हैं जहां बसपा सुप्रीमो मायावती पर अपशब्द का इस्तेमाल किया गया है। ये भी बीजेपी के ही नेता थे, और बीजेपी नेत्रियों के साथ किस कदर अपमान हुआ है, किस कदर अपशब्द बोले गए हैं, ये बीजेपी सरकार में ही हमने देखे हैं। लेकिन अब ये 4 नेत्रियां आती हैं और खुलकर कहती हैं कि सपा में असुरक्षित थी महिलाएं। हम सरकार की तारीफ नहीं कर रहे हैं, हम किसी भी पार्टी का साथ नहीं दे रहे हैं, लेकिन सवाल उठाए जा रहे हैं कि सिर्फ महिलाओं को ही क्यों आकर्षित करने के लिए योजनाएं निकाली जाती हैं, क्यों पुरुषों को लेकर नहीं, या कुछ ऐसी स्कीम नहीं निकाली जाती है जिसमें वाकई उन मुद्दों पर बातचीत की जा सके जो असल में समस्याएं हैं। लेकिन महिलाओं को रिझाने के लिए हर बार, हर चुनाव में, हर राज्य में कार्ड खेला जाता है, महिला कार्ड। आखिरकार कब तक? ऐसे कई बड़े सवाल हैं, और इस सवाल के जवाब में आपकी क्या राय हो सकती है? आप अपनी राय हमारे साथ जरूर साझा करें। धन्यवाद।